नॉर्म वॉल्ट 31 के लोगों को एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि बड मरने से पहले बोल गया था कि इन लोगों को क्रायोपॉड से बाहर निकाल दो ताकि नॉर्म बिल्डिंग से बाहर जा सके। थोड़ा कंफ्यूजन और हंगामा होता है, लेकिन आखिर में वॉल्ट 31 के लोग एक टीम बन जाते हैं और नॉर्म की लीडरशिप में एग्जिट हैच ढूंढ कर बाहर निकल जाते हैं असली दुनिया में। उधर नॉर्म का डैड हैंक काम में फुल बिजी है। वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस परफेक्ट करना चाहता है। पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन जब काम नहीं होता तो वो वॉल्टेक के प्रीमियम इलाइट प्लस सेक्शन से एक इंसान को लैब में लाता है। नतीजा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैंक फिर भी गिव अप नहीं करता। अब आते हैं लूसी, कूपर और डॉगमीट पर। ये लोग एक खाली हॉस्पिटल से एक औरत को बचाते हैं। वहाँ रेड स्कॉर्पियंस अटैक कर देते हैं। कूपर इंजर्ड हो जाता है। लूसी कूपर को वहीं छोड़ देती है ताकि वो हील हो और उस औरत को उसके कबीले के पास ले जाती है। यहीं एक ट्विस्ट आता है। वो कबीला असल में एक रोमन स्टाइल कल्ट है जिसका नाम है द लीजन, और जैसे ही लूसी वहाँ पहुँचती है लीजन उसे बंदी बना लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्विंटिस एक बड़ा गेम खेल रहा है। वो ब्रदरहुड ऑफ स्टील के अलग अलग चैप्टर्स को कॉमनवेल्थ के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार करता है, अनलिमिटेड फ्यूजन कोर्स का लालच देकर। एल्डर्स हाथ मिला ही रहे होते हैं, तभी जेंडर जो कॉमनवेल्थ का पैलेडीन है एंट्री करता है और पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। सीजन 1 में थेरडियस का घुल बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका था और सीजन 2 में वो पूरी तरह घुल बन चुका है और ऑनेस्टली उसने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब थेरडियस ने एक फैसिलिटी ओपन की है जहां वो अकेला छोड़े गए बच्चों को जॉब देता है। उनका काम सिंपल है, सोडा बॉटल कैप्स इकट्ठा करना, क्योंकि न्यूक्लियर दुनिया में कैप्स ही करेंसी होती है। प्रॉब्लम यह है कि सब बच्चे इस जॉब से खुश नहीं हैं। कुछ बच्चे जो धीरे धीरे घुल बन रहे हैं, उनके साथ बाकी बच्चे बुरा बिहेव और डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तब थेरडियस सबको इकट्ठा करके बात करता है। वो उन्हें क्लियरली बोलता है, बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ उनके पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, रेगुलर पैसा मिल रहा है, पानी नहीं है लेकिन कोला तो है। वो बेसिकली समझाता है कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि बाहर हालात और भी बदतर हैं। इस स्पीच के बाद बच्चों का मोराल बूस्ट हो जाता है और वो वापस काम पर लग जाते हैं। अब ब्रदरहुड ऑफ स्टील की तरफ चलते हैं। जेंडर के आने से पूरा प्लान बिगड़ गया। योसेमाइट चैप्टर की एल्डर कॉमनवेल्थ के खिलाफ जाने से पीछे हट जाती है। तब क्विंटिस उसे याद दिलाता है कि ब्रदरहुड की शुरुआत ही रिबेलियन से हुई थी। वो रॉजर मैक्सन का एग्जाम्पल देता है, जो एक कैप्टन था जिसे कैलिफोर्निया के एक रिसर्च सेंटर भेजा गया था जहां इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। मैक्सन के सामने चॉइस थी, या तो वो गवर्नमेंट का साथ दे या अपने उसूलों का। मैक्सन ने अपने उसूलों को चूज किया और वहीं से ब्रदरहुड ऑफ स्टील का जन्म हुआ। क्विंटिस का पॉइंट सिंपल है, अगर पहले रिबेलियन सही था तो आज भी गलत नहीं हो सकता। ये जो मैक्सन वाली सारी बात है वो डायरेक्ट गेम से ली गई है। गेम्स में भी मैक्सन को ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया था। गेम्स में मैक्सन का नाम ज्यादातर तब आता है जब फोर्स इवोल्यूशनरी वायरस प्रोजेक्ट का जिक्र होता है। कैसे उसने ग्रेट वॉर के टाइम अपने लोगों को बचाया, कैसे उसने बाद में ब्रदरहुड ऑफ स्टील बनाई और आखिर में वो कैंसर से मारा जाता है। मैक्सन को प्रॉपर कैरेक्टर के फॉर्म में फॉल आउट शेल्टर ऑनलाइन मोबाइल गेम में ही प्लेएबल बनाया गया है, इसलिए सीरीज ने उसे थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। अब कहानी पर वापस आते हैं। क्विंटिस की इमोशनल स्पीच भी योसेमाइट चैप्टर की एल्डर का माइंड चेंज नहीं कर पाती। वो क्लियरली बोल देती है, मैं कॉमनवेल्थ के खिलाफ रिबेलियन का हिस्सा नहीं बनूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्विंटिस को सलाह भी देती है, कोल्ड फ्यूजन रेलिक कॉमनवेल्थ को दे दो ताकि फ्यूचर में उनका गुस्सा फेज न करना पड़े। ये बोलकर एल्डर मीटिंग रूम छोड़कर चली जाती है। तब मैक्सिमस एक खतरनाक आइडिया सामने रखता है। वो क्विंटिस से कहता है, जेंडर को मार देते हैं, प्लान आगे बढ़ाते हैं। लगता है मैक्सिमस अभी तक अपनी पिछली फाइट के बदले मोड में ही है। उसे लग रहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्विंटिस उसे रियलिटी चेक देता है। क्विंटिस बोलता है, अगर जेंडर को मारा तो कॉमनवेल्थ के साथ डायरेक्ट वॉर हो जाएगी और ब्रदरहुड अभी भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सारे चैप्टर्स का फुल सपोर्ट उनके पास नहीं है। जब मैक्सिमस फिर भी आर्ग्यू करता रहता है, क्विंटिस फाइनली गुस्सा हो जाता है और सीधा बोल देता है, यहाँ से निकल जाओ। मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही मैक्सिमस को जेंडर मिलता है और उसके दिमाग में कॉमनवेल्थ के फेवर वाली बातें भरना शुरू कर देता है। जेंडर बोलता है कि कॉमनवेल्थ में पैलेडिन्स और नाइट्स ही रियल डिसीजंस लेते हैं, क्लैरिक सिर्फ नाम के लिए होते हैं, जबकि ब्रदरहुड का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। वो ये भी कहता है कि कॉमनवेल्थ और ब्रदरहुड पहले भी सिविल वॉर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, लेकिन इस बार रिस्क ज्यादा है क्योंकि एल्डर्स जेंडर को मीटिंग तक में घुसने नहीं दे रहा, जहाँ रिबेलियन का डिसीजन हो रहा है। जेंडर मानता है कि अगर मैक्सिमस उसके साथ शांति से बैठकर बात करे तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है।
मैक्सिमस पहले ही क्विंटस के रूड बिहेवियर से इरिटेट है, इसलिए वो जेंडर के चॉपर में बैठने को तैयार हो जाता है। पहले थोड़ी कैजुअल बातें होती हैं पावर आर्मर पर, फिर जेंडर सीधा मुद्दे पर आता है। वो बोलता है कि अगर क्विंटस ने कोल्ड फ्यूजन रेलिक कॉमनवेल्थ को नहीं दिया तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मैक्सिमस चुपके से रेलिक चुरा ले, जेंडर को दे दे और जेंडर कॉमनवेल्थ को हैंडओवर कर दे। सिंपल। जेंडर ये भी रिवील करता है कि कॉमनवेल्थ पहले ही काफी कमजोर हो चुका है और कोल्ड फ्यूजन के बिना पूरी तरह गिर जाएगा, जिसका असर पूरे कॉन्टिनेंट पर पड़ेगा, जो काफी खतरनाक होगा। मैक्सिमस कोई प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जेंडर को लगता है कि वो उसे काफी हद तक मना चुका है। इसके बाद जेंडर टॉपिक चेंज करता है और बोलता है कि चॉपर ने कुछ पावर सिग्नल डिटेक्ट किए हैं, शायद नीचे रोबोट्स हैं। मैक्सिमस भी जेंडर के साथ उन रोबोट्स का शिकार करने निकल पड़ता है ताकि इनके बीच भरोसा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैक्सिमस और जेंडर एक फैसिलिटी में घुसते हैं। यहाँ एक सिक्योरिट्रन रोबोट इनका वेट कर रहा होता है। दोनों टीम बनकर रोबोट को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैक्सिमस रोबोट का फ्यूजन कोड निकालता है। जेंडर मैक्सिमस के काम से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना कस्टम पावर हैमर दे देता है। फिर दोनों बिल्डिंग का बाकी हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। शॉकिंगली पता चलता है ये नुका कोला फैक्ट्री है जिसे थैडियस और बच्चे चला रहे हैं, और वही सिक्योरिटन थैडियस का सॉलिड सिक्योरिटी सिस्टम था। बिना टाइम वेस्ट किए जेंडर बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट देता है, स्मूथ स्किन वाले और घुल बनने वाले, क्योंकि वो घुल बनने वाले बच्चों को मारना चाहता है। थैडियस सामने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि जेंडर को कुछ भी रोक नहीं सकता। मैक्सिमस ऑब्वियसली नहीं चाहता कि थैडियस और बच्चे मारे जाएं, लेकिन वो अपने नए दोस्त जेंडर के साथ रिश्ता भी खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है, मैक्सिमस थैडियस को बचाता है और जेंडर को पावर हैमर से मार देता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने एक जंग छेड़ दी है, क्योंकि क्विंटस ने क्लियरली बोला था कि जेंडर को मत मारना। हालांकि जेंडर एरिया 51 में नहीं बल्कि नोका कोला फैक्ट्री में मारा गया, जहां सिक्योरिट्रन था। हो सकता है अगर मैक्सिमस थैडियस और बच्चे दिखाए कि जेंडर रोबोट से लड़ते लड़ते मरा तो वो वॉर को कुछ वक्त के लिए अवॉइड कर सकता है। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ को हर स्टेप से अपडेट मिलती है तो मैक्सिमस और ब्रदरहुड दोनों खतरे में आ जाएंगे। उधर लूसी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि लीजन उस औरत को मार देता है, शायद इसलिए कि उसका लीजेनरी मारा गया था, वो बंदा जो रेड स्कॉर्पियन से घायल हुआ था, और फिर कूपर ने उसे मार दिया। लूसी को सीजर के लीडर के सामने लाया जाता है। लूसी पॉइंट आउट करती है कि वो सब सीजर का नाम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि काइजर वर्ड जर्मनी से आया है। लेकिन लीजन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लूसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लूसी ट्राई करती है कि लीजन के लोगों को समझा सके। वो उन्हें रोमन नॉर्म की रिस्पेक्ट करने के लिए क्रिटिसाइज करती है। एक जनरल उसे रोक देता है और बोलता है कि क्योंकि वो एनसीआर, खान्स ब्रदरहुड और लीजन के साथ वॉर में है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लूसी थोड़ी कंफ्यूज होती है जब वो दूसरे फैक्शन के होने के बारे में सुनती है। तब जनरल एक्सप्लेन करता है कि इस एम्पायर का फाउंडर काफी टाइम पहले मारा गया था और अपनी मौत से पहले अपने वारिस का नाम लिखा था ताकि सिविल वॉर ना हो। लेकिन लोग सच जानने से बचने लगे, क्योंकि अगर सच पता चल जाता तो उन्हें लीडर फॉलो करना पड़ता जो उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए एम्पायर 2 हिस्सों में बट गया। दोनों फैक्शन के हेड एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। दूसरा कैंप इस पहाड़ी से अलग है, जिसके ऊपर फाउंडर की बॉडी पड़ी है। हर बार जब कोई वारिस की पर्ची लेने की कोशिश करता है तो बैटल शुरू हो जाती है। लूसी सजेस्ट करती है कि वो मेडिएशन और काउंसलिंग में एक्सपर्ट है। वो लीजन के दोनों फैक्शन को दोबारा एक कर सकती है, लेकिन जनरल उसकी बात इग्नोर कर देता है और लूसी को पोल पर लटका दिया जाता है। पर तब भी लूसी जनरल को समझाने की कोशिश करती है कि इस वॉर का एंड दोनों तरफ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फैक्शन के अंदर खून की प्यास उन्हें पूरी तरह ब्रेनलेस बना चुकी है। इसी बीच कूपर अपने रेड स्कॉर्पियन स्टिंग से रिकवर कर रहा है। वो अपने पैर से इन्फेक्टेड हिस्सा निकाल देता है। तभी उसे कुछ बातें याद आती हैं। वो बार्ब को देख रहा है। वो अपनी बेटी जेनी की जरूरी चीजें सूटकेस में रख रही है। वो रो रही है क्योंकि कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं चाहती। कूपर जानता है कि बार्ब उस खतरनाक प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए वो दबी आवाज में बोलता है कि अगर वो इतनी टूटी हुई है दुनिया जलाकर, तो शायद उसे इस प्लान को फॉलो ही नहीं करना चाहिए था। बार्ब इस सजेशन पर रिएक्ट नहीं करती और फिर कूपर अपने दोस्त चार्ल्स के लिए एक एनुअल फंडरेजर अटेंड करने निकल पड़ता है। फंडरेजर में पहुंचकर कूपर चार्ल्स से पूछता है कि क्या वो हाउस के बारे में कुछ जानता है। चार्ल्स कहता है कि उसके इंटेल के हिसाब से हाउस एक वेपन बना रहा है। कूपर बताता है कि मॉल्डेवर चाहती है कि वो हाउस को मार दे और चार्ल्स को लगता है कि ये काम कूपर के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो उसकी सिचुएशन को समझता है। कूपर सोचता है कि क्या इस सिचुएशन का कोई और सोल्यूशन हो सकता है,
लेकिन चार्ल्स क्लियरली बोलता है कि हाउस को मारना ही न्यूक्लियर होलोकॉस्ट रोकने का एक लौता तरीका है। वो ये भी कहता है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर लोग मासूम लोगों को मार चुके हैं, बस उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने थे। कूपर का केस थोड़ा अलग है। उसे पता है उसे जिस बंदे को मारना है वो सच में खतरनाक है। जब डेन प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, कूपर वॉशरूम जाता है और वहाँ वो हाउस से टकराता है। कूपर को ऑब्वियसली पता नहीं है कि ये असली हाउस है और वो हाउस के सवालों का जवाब देता है। कूपर को काफी अजीब लगता है जब हाउस चार्ल्स को डिस्क्राइब करने के लिए लेफ्ट विंग स्लर यूज करता है। फिर हाउस कूपर से भी पूछ लेता है कि क्या वो खुद लेफ्ट लीनिंग है। कूपर इस बात को सीधा मना कर देता है और कहता है कि ये बस अफवाह है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हाउस फिर जेनोसाइड और नेशनलिज्म कैपिटलिज्म के बारे में बात करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या कूपर अपना मास्क उतारेगा। लेकिन कूपर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। कूपर वापस सेमिनार में आता है जहाँ चार्ल्स फिर से यही बात रिपीट करता है कि वॉर एक इनह्यूमन चीज है और इसे सेलिब्रेट करना बिल्कुल गलत, क्योंकि वो खून खराबा होता है, वो पहले से ही नहीं होना चाहिए। चार्ल्स बोलता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता तो एक वॉरियर के पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं, ऑनर के साथ लड़ना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। स्पीच के बाद चार्ल्स को जो लाइटर गिफ्ट में मिला था वो उसे अपने पास भी नहीं रखता, बल्कि कूपर को दे देता है। प्रेजेंट टाइम में वापस आकर कूपर दूर से लूसी को देखता है और उसकी थियरी का मजाक उड़ाता है कि सबकी मदद करके दुनिया बेहतर बनेगी। फिर उसकी नज़र 2 सीजर्स पर पड़ती है और वो फौरन समझ जाता है कि लीजन के बीच सिविल वॉर चल रही है। कूपर डॉगमीट से कहता है कि चाहे वो लूसी को पसंद नहीं करता, लेकिन फ्यूचर में उसे लूसी की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि 2 लीजन फैक्शन को अकेले हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए कूपर और डॉगमीट एनसीआर के एक कंट्री क्लब में मदद ढूंढने जाते हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता, लेकिन एक सेक्रेटेरियन रोबोट विक्टर मिलता है, जो ज्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी ड्राइव बर्बाद हो चुकी है। विक्टर बस इतना रिपीट करता है कि लीजन और एनसीआर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। जब कूपर हाउस के बारे में पूछता है, विक्टर बोलता है कि हाउस अब नहीं रहा। विक्टर हाउस के उस सपने का जिक्र करता है जिसमें वो कोल्ड फ्यूजन के जरिए हमेशा जिंदा रहना चाहता था। इससे लगता है कि शायद हाउस मर चुका है, लेकिन फिर सवाल उठता है, हैंक किससे बात कर रहा है? या फिर हो सकता है कि हाउस ने अमर होने का कोई तरीका निकाल लिया हो और जानबूझकर अपनी मौत की अफवाह फैला दी हो ताकि कोई और उस फॉर्मूले को चुरा न सके। फिर विक्टर हिंट देता है, अगर कूपर ने उस वक्त बाथरूम में हाउस को मार दिया होता तो आज हाउस की किस्मत को लेकर ये सारी कंफ्यूजन नहीं होती। हाउस के बारे में सारी बातें सुनकर कूपर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अपनी नाकामयाबियों को अच्छे से समझता है और उसे लगता है विक्टर की इन्फॉर्मेशन बेकार है। लेकिन विक्टर एक नोट में बोलता है कि पहाड़ियों में कुछ रेंजर्स हैं, जिससे कूपर को वहाँ जाने का आइडिया मिलता है। कूपर उन पहाड़ियों के पास पहुँचता है। रेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं ताकि वो एनसीआर कैप्टन रॉड्रिक्स से बात कर सके। रॉड्रिक्स बोलती है कि ईस्ट में एनसीआर बटालियन है और शेडी सैंड्स के गिरने के बाद उनका कांटेक्ट खत्म हो गया है। लीजन की वजह से रॉड्रिक्स और उसकी टीम मूव नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि कूपर अपने पुराने एनसीआर रिश्तों को ऑनर करे और उनकी हेल्प करे। कूपर सिचुएशन की आयरनी पर हंस पड़ता है, क्योंकि वो सोच रहा था एनसीआर उसकी हेल्प करेगी लूसी को रेस्क्यू करने में, लेकिन अब एनसीआर चाह रही है कि वो उनकी हेल्प करे। उसकी हंसी खौफ में बदल जाती है। रॉड्रिक्स इस मौके का फायदा उठाती है कि एनसीआर गुड फाइट लड़ रही है ताकि इंसान और घुल्स हेल्दी लाइफ जी सके। वो कूपर को इमॉर्टैलिटी मेडिसिन भी देती है, लेकिन कूपर वाइल्स को इग्नोर कर देता है और रॉड्रिक्स को एडवाइस देता है कि दुनिया को दोबारा बसाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि उसके हिसाब से इंसान मरना डिजर्व करते हैं। फिर कूपर सीजर के कबीले में एंटर करता है जहां लूसी मरने वाली है। वो चाहता है सीजर लूसी को छोड़ दें, बदले में वो एनसीआर का आखिरी ठिकाना बता देगा। सीजर और उसके लोग इस डील से खुश हो जाते हैं और लूसी को रिहा कर देते हैं। जब कूपर लूसी को लीजन कैंप से ले जा रहा होता है, वो वहाँ खुले डायनामाइट बैरल को नोटिस करता है, जो सिचुएशन को और खतरनाक बना देते हैं। एपिसोड के आखिर में कूपर, लूसी और डॉगमीट एक पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं। कूपर वो लाइटर फ्लिक करता है जो चार्ल्स ने उसे दिया था और सोचता है कि क्या उसने सही किया या स्टूपिड काम किया। तभी डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जो शायद कूपर ने सीजर के कैंप में चिंगारी लगा दी थी और इससे सिविल वॉर शुरू हो जाती है जो सालों से बिल्ड हो रही थी। देखा जाए तो लीजन एक बिल्कुल ही करप्ट, वॉयलेंट और इनह्यूमन कल्ट बन चुकी है। उनके रूल्स, उनका जस्टिस सिस्टम, उनके पावर का यूज, सब कुछ सिर्फ क्रूएलिटी और कंट्रोल पर बेस्ड है।
इसलिए कूपर जब उन्हें धोखा देता है और उनकी सिविल वॉर शुरू होती है तो उनके लिए गिल्टी फील करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं बनता। जो लोग खुद ही डिस्ट्रक्शन पर जी रहे हैं उनका एंड आना ऑलमोस्ट कंपलसरी था। हाँ, अगर कुछ लीजन मेंबर जिंदा बचे तो फ्यूचर में वो लूसी और कूपर से बदला लेने आ सकते हैं। ये खतरा अब भी बाकी है। अब आते हैं कूपर के कैरेक्टर पर। बाहर से कूपर लगता है जैसे उसे फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इंसान मरने लायक थे, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही कह रहे हैं। अगर वो सच में पूरा हार्टलेस होता तो वो एनसीआर को भी खत्म होने देता या उनकी मदद करने की बजाय उन्हें यूज करके छोड़ देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लीजन को गिराया क्योंकि लीजन का होना ही इनह्यूमन था। इसका मतलब ये है कि कूपर अच्छे और बुरे के बीच फर्क जानता है, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट ना करे। वो एनसीआर के एफर्ट को रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो कम से कम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां इंसान और गुल साथ में जी सकें। और लीजन जिस तरीके से जीना चाहते हैं, कूपर उनसे क्लियरली नफरत करता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कूपर की पूरी जर्नी लूसी के साथ बॉन्ड, डॉग मीट का साथ और दूसरों को प्रोटेक्ट करना उसका अपना रिडेम्पशन आर्क हो। शायद ये उसका तरीका है अपने पास्ट के गिल्ट को कम करने का, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है कि दुनिया के खत्म होने में उसका भी हाथ था। अब बात करते हैं इस एपिसोड और गेम में क्या डिफरेंस है। गेम्स में सीजर्स लीजन एक सिंगल स्ट्रॉन्ग लीडर के अंडर होती है। लीजन ऑलरेडी ब्रूटल है लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेटेड नहीं। सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट लीजन के अंदर इतना ओपनली नहीं दिखाया गया। शो लीजन को और ज्यादा कल्ट लाइक, ब्रेनलेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव दिखाता है। गेम में लीजन एक डिसिप्लिन इविल फोर्स है। सीरीज में लीजन को ऐसे दिखाया गया है मानो वो सिर्फ खून के प्यासे हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। गेम में एनसीआर एक मेजर पावर है। ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स सब स्ट्रॉन्ग। प्लेयर एनसीआर के साथ या अगेंस्ट जा सकता है। बट शो में एनसीआर क्लियरली खत्म होने के कगार पर है। शेडी सैंड्स गिर चुका है। एनसीआर के पास रिसोर्सेज कम है, मोराल लो है। कूपर एनसीआर को रिस्पेक्ट करता है लेकिन उनकी कमजोरी भी समझता है। गेम्स में घुल्स ज्यादातर साइड कैरेक्टर्स होते हैं। प्लेयर चॉइस के हिसाब से उनसे बिहेव करता है। रेयरली कोई घुल इतना सेंट्रल मोरल पीओवी देता है। सीरीज में कूपर एक मोरल कॉन्ट्रडिक्शन है। बोलता है ह्यूमैनिटी डिजर्व टू डाई। वो लूसी को बचाता है, लीजन को खत्म करता है, एनसीआर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करता। गेम्स में वॉल ड्वेलर की इनोसेंस धीरे धीरे टूटती है, लेकिन सीरीज में लूसी की इनोसेंस टेस्ट होती है, ब्रेक नहीं। गेम में प्लेयर जब कुछ डिसाइड करता है, वॉर एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन होता है, जबकि शो में जब इंसान को पावर, आइडेंटिटी या पर्पस चाहिए होता है तो वो अक्सर वॉर को चूज करता है, चाहे उसे पता हो कि उसका एंड डिस्ट्रक्शन ही होगा। लीजन का 2 फैक्शन में बट जाना इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। उनके पास सच जाने का ऑप्शन था, लेकिन सच एक्सेप्ट करने का मतलब होता ईगो तोड़ना और पावर छोड़ना। इसलिए दोनों साइड्स ने पीस के बजाय वॉर को चूज किया। एपिसोड ये भी दिखाता है कि वॉर किसी एक आइडियोलॉजी या ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है। कॉमनवेल्थ वर्सेस ब्रदरहुड, लीजन का सिविल वॉर, एनसीआर की कंटिन्यूअस स्ट्रगल, हर जगह सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। लोग कहते हैं कि वो राइट रीजन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने फियर, गिल्ट और कंट्रोल की भूख से लड़ रहे होते हैं। एक तरफ ये एपिसोड ये भी दिखाता है कि ये एपिसोड सिर्फ एक्शन या वॉर के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी नेचर को एक्सपोज करता है। कूपर का डायनामाइट ब्लास्ट ये दिखाता है कि कुछ डिसीजंस हम पहले ही ले चुके होते हैं, बस उनका रिजल्ट बाद में सामने आता है। जैसे कूपर ने लीजन को बिट्रे किया, पर उसका असर तब दिखा जब वो पहाड़ों पर खड़ा होकर सोच रहा था कि सही किया या गलत। लीजन का 2 सीजर्स में डिवाइड होना ये बताता है कि लोग अक्सर सच एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी पावर और कंफर्ट बचाने के लिए झूठ पर लड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। लूसी का क्रूसिफाइड होना इस बात का सिंबल है कि जब सोसाइटी वायलेंस पर चलती है तो सबसे पहले लॉजिक, एम्पैथी और रीजन को चुप करवा दिया जाता है। हाउस का बाथरूम सीन ये सिंबलाइज करता है कि जब सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया जाता तो फ्यूचर में बड़ी तबाही का रास्ता खुल जाता है। और डॉग मीट का हमेशा कूपर के साथ रहना ये याद दिलाता है कि इस बर्बाद दुनिया में भी अभी कुछ ऐसे हैं जो बिना शर्त के अच्छा और वर्थ सेविंग है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।